मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आईपैड मिनी लूट लो योजना के बारे में। कुल मिलाकर हर रविवार को सुबह 11 बजे अनअकैडमी के एंड्रॉयड ऐप पे 60 क्वेश्चन की 60 मिनट में लाइव टेस्ट होती है, जो इंग्लिश में भी होती है और हिंदी में भी। हिंदी के लिए आप टॉप राइट कॉर्नर में एक बटन होता है, उसको क्लिक करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। खैर, ये जो टेस्ट होगी उसमें फर्स्ट रैंक वाले को एप्पल आईपैड मिनी, फिर रैंक 2 को एयरपोर्ट, रैंक 3 को स्पीकर, और उसके अलावा टॉप 500 रैंकर को सब अमेजॉन वाउचर और स्कॉलरशिप वगैरह मिलेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अपीयर इन इट। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। दूसरी योजना चल रही है कि आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन 2 साल के लिए लेते हैं और फिर भी आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाते, तो तीसरे वर्ष आपको एक सारे ऑल फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप ये 1 साल या 2 साल का जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेंस एग्ज़ाम जब तक होगी तब तक के लिए आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कंटिन्यूएशन में रहेगा। यानी मान लीजिए आपने जुलाई में सब्सक्रिप्शन लिया 2021 में, तो मतलब जुलाई 2022 तक नियम के अनुसार आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन उसके बाद मान लीजिए प्रीलिम डिले हो गई वापस, शायद कोरोना के चलते, या कि मेंस एग्ज़ाम और डिले हो रही, सो अप टू दैट टाइम जब तक मेंस 2022 नहीं होती, उतने जो भी 4, 6, 8 महीने एक्स्ट्रा होंगे उसका आपने एक्स्ट्रा ख़रीदना नहीं है, उतना आपको महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उसी तरह 2 साल के प्लान पर 2023 मेंस तक आपको एक्स्ट्रा महीने फ्री मिलेंगे। सो ऑल दिस ऑफर्स आर अवेलेबल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन यूज़ इट। और कूपन कोड, डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करें mrunal.org। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे थे जून वीक 3 में करंट अफेयर्स में काम की चीज़ें, साइंस, बायोडाइवर्सिटी वगैरह पिछले लेक्चर में देखा। अभी यहाँ पर देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी में काम की चीज़ें क्या थी। इंटरनेशनल रिलेशन अपॉइंटमेंट में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जीते। पर्सन इन न्यूज़ के रूप में तो ठीक है, कम काम की चीज़, लेकिन उससे भी ज़्यादा जानने लायक ये है, आप पाएंगे मेंस पेपर 2 और उसके अंदर कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेसिडेंट के चुनाव में आप अगर नॉमिनेशन करते हैं, नामांकन डालते हैं, और उसके बाद आपका नामांकन रद्द कैसे हो सकता है। भारत में तो नियम मतलब कि इतनी एज होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, उसके अलावा कोई और ग्राउंड्स नहीं कि जहाँ पर आपको क्रिमिनल मतलब बहुत बड़ा कन्विक्शन ना होना चाहिए, अदर देन दैट यू आर एलिजिबल। लेकिन ये ईरान में ये होता है कि उनके जो भी सुप्रीम लीडर हैं या दूसरी काउंसिल, वो लोग नॉमिनेशन फिर भी कैंसिल कर सकते हैं अगर उनको लगे कि आप वेस्टर्न पावर, पश्चिमी ताकतों के प्रति मतलब आपका एटीट्यूड काफ़ी सॉफ्ट हैं, आप मतलब अमेरिका को बहुत चाहते हैं वगैरह, ऐसे आरोप में भी आपकी नॉमिनेशन रद्द की जा सकती। तो ऐसा ही कुछ करके बहुत सारे दूसरे ऑपोजिशन लीडर के तो नामांकन ही उन्होंने हटा दिए, तो फिर जो बचे 1-2 लोग ही, उसमें जीतना बहुत आसान था ये इब्राहिम रईसी के लिए। खैर, ये जो मुद्दा कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैसे अपने मनपसंद लोगों को जितवाने के लिए सुप्रीम लीडर ऐसी धांधली करते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और हमें क्यों गर्व होना चाहिए अपनी सब डेमोक्रेसी पर, तो ये भी एक मुद्दा सोचने लायक कि यहाँ पर निष्पक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपतियों का ही नाम लिया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उनकी प्रेसिडेंशियल समिट हुई स्विट्ज़रलैंड में। उसका आउटकम क्या है भाई? आउटकम कुछ खास आया नहीं। सामान्य रूप से जब भी ऐसी समिट हो उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया जाता है, साझा बयान, लेकिन यहाँ पर कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया गया। दोनों ही प्रेसिडेंट ने अलग अलग रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये दिखाता है कि अभी उनके रिलेशनशिप इतने उसमें वार्मथ आई नहीं है। सामान्य रूप से ऐसी जॉइंट समिट के बाद प्रेसिडेंट एक दूसरे को न्योता भी देते हैं कि आप हमारे इंडिपेंडेंस डे पर आइएगा या आप हमारे यहाँ आइएगा, लेकिन ऐसा कुछ इनविटेशन भी अभी तक नहीं दिया गया। सो दैट ऑल्सो शोज़ की रिलेशनशिप अभी बेहतर नहीं हुए। उसके बाद बिडेन ने ये कहा कि आर्म्स कंट्रोल, साइबर अटैक और ये सब की हमने चर्चा की। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि बिडेन ने यह कहा कि ऑनलाइन जूम मीटिंग तो कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर फेस टू फेस मीटिंग फॉर डिप्लोमेसी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कूटनीति हो तो सकती है, लेकिन प्रभावी रूप से नहीं। प्रभावी कूटनीति के लिए प्रत्यक्ष मुलाकात, फेस टू फेस मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो जब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस, चार्म्स एंड चैलेंजेस, या ये वर्क फ्रॉम होम के नाम पर सब कुछ घर बैठ के करते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो
रूबरू मुलाकात हो तभी बिजनेस नेगोशिएशन डिप्लोमेसी में मज़ा आता है। इसके बाद ऐसे ही सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने म्यांमार के सब सैन्याध्यक्ष जनरल्स के खिलाफ कुछ रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किए कि ये लोग ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं, मानवाधिकार हनन, डेमोक्रेसी खतरे में है, और आर्म्स एम्बार्गो, मतलब बाकी सब देशों ने म्यांमार को कोई भी हथियार नहीं बेचने हैं क्योंकि वहाँ पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये सब की वोटिंग हुई होगी, यस, नो, एब्सटेन। आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि म्यांमार का खुद का डिप्लोमेट उसने यस में वोट किया कि हाँ ये सब बराबर है और जनरल्स के द्वारा लोकतंत्र खतरे में। हालांकि जनरल्स ने उसको पहले ही बोला तुम नौकरी से रिज़ाइन करो, लेकिन वो अभी भी अमेरिका में कहीं छुपा है और फिर उसने ये ऐसा वोटिंग किया। बेलारूस नाम के एक देश ने नो वोटिंग किया क्योंकि उनके खुद के भी ऐसे ही वादे चल रहे हैं कि सब ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में भेजा है वगैरह। खैर वो हमारे लिए काम का नहीं, भारत का क्या रवैया था वो हमने जानना है। इंडिया एब्सटेन, मतलब हम गैर हाजिर रहे, हमने यस भी वोट नहीं किया, नो भी नहीं, हम मीटिंग से ही गैर हाजिर रहे। उसके कारण, ऑफिशियल कारण क्या है, भारत ने ये कहा कि हमारी जो भी बातें या रुख थे इस रेजोल्यूशन में लिखे नहीं गए हैं, ये रेजोल्यूशन बहुत जल्दबाजी में ड्राफ्ट किया गया है। खैर तो ये तो ऑफिशियल कारण है। कुछ क्रिटिक्स, आलोचकों का ये मानना है कि भारत सरकार को ये उल्फा और दूसरे उग्रवादी समूहों से अगर लड़ना है तो म्यांमार आर्मी का भी कोऑपरेशन चाहिए ताकि वो लोग वहाँ पर इनको शेल्टर ना मिले। देन टेररिज्म, नारकोटिक ड्रग्स की स्मगलिंग, ये रोहिंग्या रेफ्यूजी का सारा इन्फ्लक्स भारत में नहीं आया, इन सब जगह पर हमें म्यांमार के जनरल्स की मदद चाहिए। इसलिए हम इनको नाराज़ नहीं कर सकते, तो हमने यस या नो में वोटिंग नहीं किया। यस भी वोट करते तो नाराज़ हो जाते, नो वोट करते तो बाकी सब देश की आप मानव अधिकार की क्यों बात नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ही तरह सो वी एब्सटेन। उसी तरह ये इजराइल और पैलेस्टाइन में क्या वोट किया नहीं किया, एब्सटेन रहे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये प्रीवियस एक्सेल फाइल में सब देख लेना, या तो जून में होगा नहीं तो मई महीने में शायद होगा। अब उससे आगे बढ़ते हैं, लेट अस लुक एट पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। एजुकेशन में आप जानते हैं वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपने सब स्वतंत्रता से काम करने की संविधान में कुछ छूट है, लेकिन एक TMA पाई फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अगर नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित हो, उस केस में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ही प्रकार के इंस्टीट्यूट्स पर नियम एक समान रूप से लागू होंगे। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों पर एक समान रूप से नियम लागू हो सकते हैं, अगर सपोज सिलेबस क्या होना चाहिए या टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वगैरह। तो इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने कुछ नया कानून या नियम बनाया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में भी जब टीचर की अपॉइंटमेंट हो रही हो तो कम से कम टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट यानी टेट एग्ज़ाम पास की हो, ऐसे ही लोगों को टीचर बना सकते हैं। तो इस पर ये सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वो गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने शिकायत की है। सो द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इसमें क्या है भाई, ऐसा कोई टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट अनिवार्य किया जाए तो एटलीस्ट वी कैन बी एश्योर्ड कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो ये राष्ट्रहित तो है ही। पॉलिटी में आगे बढ़ते हैं, जुडिशरी और सिडिशन यानी राजद्रोह। तो उसमें ये कौन सा कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। अब उसमें दिल्ली के कुछ ये JNU या किसी यूनिवर्सिटी के छात्र जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, CA या जो भी मामला होगा, पुलिस ने पकड़ा था और आतंकवाद के सब सैंक्शन धाराएं लगाई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी है, ये कह के कि आतंकवाद ये शब्द को मतलब कैजुअली हर केस में लगाने से पहले जांच होनी चाहिए कि असल में ऐसा मामला है कि नहीं। प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट के दौरान कुछ क्रिमिनल एक्ट करना कि पत्थर फेंका वगैरह, उसमें और आतंकवाद में फ़र्क होता है। तो राइट टू प्रोटेस्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इलीगल, लेकिन वो चीज़ अलग है, दोनों के बीच बड़ी भेद रेखा वो ब्लर हो रही है आजकल की। मतलब सारे ही सरकार विरोधी बात करने वाले लोगों को पकड़ा जाए और इस प्रकार के धाराएं लगाई जाएं, मतलब वो सब चिंता का विषय है। हालांकि दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील में गई, तो ये मामला अभी चल रहा है। कॉलमनिस्ट बहुत मौज में आके सब कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट आए तो हम और आराम से इसको पढ़ेंगे। अभी तो इनको बेल मिला है, रिहा नहीं किया, मतलब बाइज्जत बरी नहीं किया है।
जजमेंट की बात करें तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ जुड़ा हुआ जजमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज UNCLOS, भारत ने भी इस पर दस्तखत किए। समंदर के साथ जुड़े हुए ये सब कानून या संधियाँ। मामला ये था कि एक इटालियन जहाज़ था एनरिका लेक्सी, उस पर 2 मरीन सोल्जर थे और सामने केरला के मछुआरों की कुछ बोट आ रही थी और उन्हें लगा कि ये पायरेट्स हैं और गोली मार दी। इसके बाद उनको गिरफ्तार किया। सो अल्टीमेटली व्हाट इज़ द आउटकम? इनका मामला पहले तो भारत में चल रहा था, लेकिन ये जो UNCLOS के अंदर एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, मतलब मध्यस्थता समझौता कराने के लिए कुछ ट्रिब्यूनल बनती है, उसने कुछ नया जजमेंट दिया कि इटाली की सरकार ये केरला के जो फिशरमैन मर गए उनकी फैमिली को 10 करोड़ से ज़्यादा रकम देगी और बाकी की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ये 2 इटालियन मरीन के खिलाफ भारत में नहीं होगी, इनको वापस इटाली भेजो और इटाली के अंदर उनकी पुलिस सब जांच पड़ताल करेगी कि हत्या हुई थी या क्या। और इसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है क्योंकि अब ये इटाली में आगे चलेगा। तो ये सब मतलब इंटरनेशनल लॉज ट्रीटी के मामले। इसी के साथ ये सब एजुकेशन में एक और मामला, ये RSS के विद्या भारती स्कूल या बाबा रामदेव के आचार्य कुलम, ये सब लोग मतलब स्कूली पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन वो सब वैदिक सिद्धांतों के आधार पर उनकी सिलेबस अलग रहती। तो वो ट्रेडिशनल जैसे CBSE या स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऐसे मामले उसमें वो पढ़ाई थोड़ी अलग होती। तो जब ये बच्चे आगे चल के कॉलेज में दाखिला लेना चाहे, नौकरी के लिए जाना चाहे, तो थोड़ी दिक्कतें आती है क्योंकि उनका सर्टिफिकेट सब जगह वैलिड नहीं माना जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? इनका CBSE जैसा एक अलग बोर्ड बने जिसका नाम हो भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारत सरकार ने ऐसा कुछ बनाया, लेकिन उसका सारा कामकाज ये बाबा रामदेव की पतंजलि पीठ को दिया गया, जिस पर कुछ मतलब भाई भतीजावाद ऐसे कुछ आरोप चल रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी अभी तक फाइनल स्टेज पे पहुंचना बाकी है। राइट्स में एक है, भारत में आप जानते हैं ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, ये सब की मनाही है। अमेरिका में एक ज़माने में ये सब होता था, स्लेवरी, श्वेतों को गुलाम बनाया जाए। तो उसे बंद करने के लिए ये 19 जून को एंड ऑफ स्लेवरी डे या इमेंसिपेशन डे या जूनटीन्थ के रूप में मनाया जाता है। तो वो तो चल ही रहा था, 2021 में अब बोला है कि ये एक प्रकार से फेडरल हॉलीडे, मतलब ये छुट्टी होगी देश में। अब उनके यहाँ 19 को छुट्टी होगी या 21 को छुट्टी होगी, ये हमारे लिए काम का नहीं। हमने इसमें सोचना ये है कि सोचो वो कैसा देश होगा कि जहाँ पर गुलामी भी थी, उसको हटाया भी गया और फिर उसको अब मतलब उसकी छुट्टी मनाई जाएगी। इज़ इट समथिंग कि उसकी छुट्टी होनी चाहिए या उस दिन और ज़्यादा लोगों ने काम करना चाहिए? और एनीवेज आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में। इलेक्शन में एक होता है इलेक्शन सिंबल, बीजेपी का कमल, कांग्रेस का पंजा। अब अगर एक पार्टी में इंटरनल रिबेलियन, आंतरिक विद्रोह हो जाए और 2 गुट बन जाए, जैसे 1978 में कांग्रेस इंदिरा एंड कांग्रेस तिवारी, या अभी ये LJP पार्टी में भी रामविलास पासवान के बेटे की एक गुट और सामने कुछ और दूसरे लोगों का दूसरा गुट बन गया है। तो प्रश्न ये होता है ऐसे केस में ये जो चुनाव चिन्ह यानी सिंबल है वो किसे मिलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसका बंटवारा हो सके। घर हो तो 2 भाइयों के बीच बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी को ओनरशिप नहीं हो सकती। दोनों में से किसी एक गुट, एक फैक्शन को ही मिल सकता है। सो देन हु विल डिसाइड? द आंसर इज इलेक्शन कमीशन। वो दोनों ही गुटों के मतलब कितने समर्थक की संख्या है, आपके कितने MP MLA हैं, उस हिसाब से तय करके बताएगा। उसकी पूरी प्रोसीजर के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सीरीज चलाई थी, लेकिन एक हद से ज़्यादा इतनी सब टेक्निकल दिमाग खर्च करने का फ़ायदा कम ही दिखता है। इलेक्शन में ये एक और मुद्दा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें मतलब इलेक्शन रिजल्ट के बाद हारा हुआ उम्मीदवार भी कंप्लेन कर सकता है अगर उसे लगे कि विजेता उम्मीदवार वास्तव में चुनाव के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी। मान लीजिए उसकी एज या सिटीजनशिप में कुछ, या उसने जो वो नॉमिनेशन पेपर के साथ एफिडेविट डाले थे उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी, मैरिटल स्टेटस वगैरह। सो ही में मेक सम कंप्लेंट्स, या फिर कि जो जीता है उस कैंडिडेट ने कुछ गड़बड़ियाँ की हो, ब्राइबरी, कोअर्शन वगैरह, तो भी कंप्लेन हो सकती है। चर्चा में आया क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी थी तो उन्होंने भी विजेता के खिलाफ ऐसी कंप्लेन की है। जुडिशरी में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो 2020 में सऊदी अरब ने कहा कि नाबालिगों को मृत्युदंड नहीं देंगे।
नो डेथ सेंटेंस फॉर द पीपल हु कमिटेड क्राइम्स व्हेन दे वर माइनर्स। हालांकि बाद में 2021 में एक ऐसे आदमी को मृत्युदंड दिया जो असल में नाबालिग था, तब उसने वो क्राइम किया था। भारत में क्या है, 16 टू 18 ईयर्स के माइनर्स, उनको भी एडल्ट के रूप में, वयस्क के रूप में उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है इफ़ दे आर अक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम्स लाइक रेप एंड मर्डर। हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में पकड़े गए हों, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब किशोर है या नाबालिग है तो उसको फिर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ सालों के बाद उसको भी एडल्ट के रूप में मान लीजिए 14 ईयर्स की या आजीवन कारावास होने सकती है, तो हाँ हो सकती। बट वेदर दे कैन बी गिवन डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड मिलेगा कि नहीं, इस पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन इट वेराइज। कुछ रिटायर्ड जज बोलते हैं और समिति बोलती है कि नहीं दे सकते वगैरह। खैर आगे कुछ आएगा तो हम देखेंगे। जुडिशरी और क्राइम में ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी NDPS एक्ट, तो ये सब नशीले द्रव्यों के खिलाफ ये कानून है। अब उस कानून में ऐसा लिखा था कि सेलिंग इज़ इलीगल, फाइनेंसिंग इज़ इलीगल। मान लीजिए कोई नशीली दवाई लेकर जा रहा है और वो रिक्शा में बैठ के जा रहा है और आप उसके रिक्शा का किराया दोगे, देन यू आर फाइनेंसिंग द स्मगलिंग। तो ऐसी जो फाइनेंसिंग होगी वित्त पोषण, वो भी गैर कानूनी है। लेकिन फिर 2014 में कुछ अमेंडमेंट किए थे कि मेडिकल यूज़ के लिए उसे अलाउ किया जाए वगैरह। अब उस वक्त वो जो भी कानून को टाइप कर रहे होंगे या प्रिंट कर रहे होंगे, तो ये किस कारण से फाइनेंसिंग शब्द डिलीट हो गया। अब जैसे ही फाइनेंसिंग शब्द डिलीट हो गया, वर्ड फाइनेंस वॉज डिलीटेड, तो मतलब अगर कोई नारकोटिक स्मगलिंग को फाइनेंस कर रहा है, वित्त पोषण, उसके लिए पैसा गाड़ी खरीदने के लिए या उसको छुपाने के लिए गोदाम रखा है, उस गोदाम का किराया कोई दे रहा है, तो वो सब अभी लीगल नहीं है क्योंकि कानून में वो वर्ड ही डिलीट हो गया। ऐसा करके किसी बदमाश को जेल से मुक्ति मिल गई, तो कंट्रोवर्सी में है। अब इसका सलूशन क्या हो सकता है कि भारत सरकार वापस से उस वर्ड को ऐड कर दे। वो ऐड तो कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब ऐसी बात कि 2020 में किसी को छोड़ दिया, अभी 2021 में आप वापस कहो कि वो चीज़ के मामले में उसे जेल हो सकती है, देन यू कैन नॉट गो बैक एंड अरेस्ट हिम अगेन फॉर दिस पर्पज़, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ऐसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सज़ा नहीं दे सकते। प्लेसेस इन न्यूज़, तो अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए कुछ ज़मीन संपादन और उसमें धांधली हुई, लेकिन इस टाइप की कंट्रोवर्सी बहुत काम की नहीं, सिवाय कि कोई बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाए तो देखेंगे। सोशल मीडिया में सेफ हार्बर रूल्स, कुल मिलाकर बात यह है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वो क्या करते हैं, पॉइंट ए पर मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, पॉइंट बी पर आप उसे देख रहे हैं, तो वो लोग उसे तो सिर्फ दिखा रहे हैं। अब इसमें मैं अगर कुछ आपत्तिजनक बयान दूं, दंगा भड़काऊं या अभद्र, गैर कानूनी, अश्लील चीज़ें दिखाई जाएं, तो क्या इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को सज़ा हो सकती है? जवाब है नहीं। वो तो जिसने अपलोड किया उसे सज़ा होगी, एज लॉन्ग एज ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ड्यू डिलीजेंस रखे कि उनका एक ग्रीवांस ऑफिसर हो, वहाँ पर कोई अगर कंप्लेन करे तो वो उसे डिलीट कर दे, या उनकी इंटरनल मैकेनिज्म हो जिससे वो उसे डिलीट करते रहें। अगर ऐसा होगा तो फिर उनको कुछ क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अपलोड किया है वो तो जेल में जाएगा ही, ट्विटर का मालिक भी जेल में जाएगा। तो ये सारा मामला, और ट्विटर ने किसी ऐसे ग्रीवांस ऑफिसर को रखा था लेकिन बाद में वो नौकरी छोड़ के चला गया, रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बैन किया, नहीं किया, सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है। आगे कुछ बड़ी चीज़ होगी तो देखेंगे। उसी तरह सोशल मीडिया के अंदर आप जानते हैं मूवीज़ के लिए तो सेंसर बोर्ड है, लेकिन ये टेलीविज़न और वेब सीरीज़ के ऊपर सेंसर के लिए क्या, उन्होंने अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की एक बात हो रही है जिसका कुछ नाम होगा IBF, और फिर अब बाद में उसका नाम बदल के अब सोच रहे हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी और भारत सरकार कह रही है कि केबल टीवी नेटवर्क रूल्स में इसको लीगल रिकॉग्निशन भी देंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सब मान्य, कानूनन रूप से माना जाएगा वगैरह। सो दैट वाज द न्यूज़ रिलेटेड टू पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन इन जून वीक 3। इसके बाद वाले सेक्शन में हम देखते हैं कि एथिक्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी।